नमस्कार मित्रों, हमने कक्षा 6 की एनसीईआरटी भूगोल की शुरू की है, जिसमें हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, मानचित्र। पिछले अध- आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। यानी जो भी प्राकृतिक होता है वही भौतिक मानचित्र होता है। जो प्रकृति ने निर्मित किया है उसका चित्र बनाना भौतिक मानचित्र है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, शहरों तथा नगरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर इसका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मानचित्र का एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किमी है, जिससे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेमी स्थल के 5 किमी को दर्शाता है। आपके मानचित्र का पैमाना 1 सेमी बराबर 5 किमी हो। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थान के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के 500 किमी को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं।
ये चित्र है किसी गांव का लगता है। यहाँ पर कुआं दर्शाया गया है, यहाँ दुकानें हैं और यहाँ विद्यालय है। विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर और इधर फलों का उद्यान लगा है। इस प्रकार से ये मानचित्र बताया गया है। खेल का मैदान है, पेड़ है, सामुदायिक केंद्र इधर है, पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पर ये मार्ग बताए गए हैं। आगे अध्ययन करते हैं हम दिशा के बारे में। दिशा अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की दिशा 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इस बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। प्रधान दिग्बिंदु चित्र में निम्नलिखित दिशाओं को पता लगाइए। हम अगले पेज पे पढ़ते हैं आगे। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक। अब हम आगे बात करते हैं प्रतीक की। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियां आदि या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तब आप इन चिन्हों की सहायता ये चिन्ह बताए गए हैं, इन चिन्हों की सहायता से के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। जो ये चित्र बताए गए हैं तो इनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं अगर कि यहाँ पर क्या है, कुआं किधर है, मंदिर किधर है, पोस्ट ऑफिस किधर है, ये आदि कई सारी बातों को हम समझ सकते हैं, चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। ये रूढ़ आगे बढ़ते हैं। यह कोई गांव का चित्र है। रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, यानी इनको रूढ़ प्रतीक कहते हैं। रूढ़ प्रतीक अब ये बताया गया है, ये ट्रेन है, ये इधर सड़क है, ये वसंतपुर है, कोई यहाँ पे खेत दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, ये डुमरी गांव आ गया है, इधर सुंदरपुर है, मकान है, मंदिर, कहीं पे गिरजाघर है। तो इस प्रकार से ये यहाँ विद्यालय दर्शाया गया है। ये रास्ता कच्चा रास्ता बताया गया है। ऐसा इस प्रकार से अलग अलग टाइप के प्रतीक बताए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब रेखा चित्र।
रेखा चित्र की बात करते हैं हम। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता हो वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। फिर खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते, जैसे कि कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिससे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो ये हुआ चौथा अध्याय। अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। फिर कुछ सही उत्तर के लिए चिन्हित प्रश्न दिए हुए हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।